ठीक, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने आप लोगों का टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, है ना। हम लोगों ने देखा कि इसके डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज और इसका नाम कैसे पड़ा, इसका किसने किसने नाम दिया, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्सोनॉमिकल स्पीसीज क्या क्या है वो हमने देखा था, और वो बहुत जरूरी था। ठीक है, कौन से सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज हैं, कौन सा आपका एपोमिक्टिक स्पीसीज है, ये चीज का लिस्ट आपको पता होना बहुत जरूरी है। का यूज भी आपको समझ में आएगा, और डायरेक्टली एपोमिक्टिक स्पीसीज का नाम तो क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो अभी तक हमने एप्पल का बेसिक चीज पढ़ लिया है। अब हम लोग एप्पल के कल्टीवेशन पोर्शन की ओर मूव करेंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग जो है एप्पल का सॉइल, क्लाइमेट, ठीक है, प्रोपगेशन, प्लांटिंग सिस्टम, और कोशिश करेंगे कि पीजीआर, इतने चीजों को एटलीस्ट हम आज डिस्कस कर पाए। ठीक है, इसकी ओर आज अपन मूव करेंगे, ये चीजें समझेंगे। जो जो कॉम्पिटिटिव बुक पॉइंट्स जो आपके इंस्टेंट क्लस्टर्स में लिखा हुआ है ना, वो मैं एक दिन जो इतने पढ़ाने के बाद छूट जाएगा उसको एक दिन में 1 से 2 पेज में लिखवा दूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग भी कोशिश करिए अपने साइड से कवर कर लो, बाकी मेरे साइड से मैं उसको लिखवा दिए रहूंगा। पर फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ये समझना पड़ेगा कि एप्पल के क्लाइमेट, सॉइल और उसका बिहेवियर कैसा है। और ये मान के चलिए कि यहाँ जो सॉइल एंड क्लाइमेट, प्रोपगेशन, प्लांटिंग और पीजीआर का यूज पढ़ोगे, सेम आप पूरे टेम्परेट क्रॉप में पढ़ोगे। तो यहाँ अच्छे से समझो, नेक्स्ट क्रॉप में अपन जो इतनी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसलिए ये वाला जो क्रॉप है वो थोड़ा लंबा चलेगा। तो यहाँ से आप बढ़िया समझिए, फिर पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट लगा के आप पूरा एक क्रॉप को समझ पाओगे। समझ में आ रहा? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एप्पल के क्लाइमेट में आते हैं। तो हम लोगों ने ऑलरेडी टेम्परेट क्लाइमेट को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। याद है कुछ चीजें एप्पल टेम्परेट क्लाइमेट के बारे में? यस सर। याद है, हमने चिलिंग रिक्वायरमेंट पढ़ लिया, हमने डोरमेंसी पढ़ लिया, हमने बर्ड ब्रेक पढ़ लिया है, हमने सारी चीजें पढ़ ली। तो ऑन दैट बेसिस सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि एप्पल एक कौन सा क्लाइमेट का क्रॉप है। तो एप्पल एक टेम्परेट क्लाइमेट का क्रॉप है। और जैसे ही हमने टेम्परेट क्लाइमेट कहा, मतलब हमको क्या समझ में आ जाता है, 3-4 पॉइंट अपने को डायरेक्ट अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। अगर कोई एक पौधा टेम्परेट क्लाइमेट का क्रॉप है, मतलब वो कैसा क्रॉप होगा? लॉन्ग डे प्लांट होगा कि नहीं होगा? यस सर। है ना। तो वो लॉन्ग डे प्लांट है, इसको जो है ग्रोथ के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए। हमने जब उस दिन ऑलरेडी जब हम लोग वो देख रहे थे, ईयर कैलेंडर देख रहे थे, तो हमने देखा फरवरी मार्च में डोरमेंसी टूटने के बाद मार्च से लेके जून तक इसमें ग्रोथ आती है, फ्लावरिंग वगैरह आती है। फिर जुलाई अगस्त निकलता है, फिर सितंबर से वो कहीं ना कहीं डोरमेंसी के लिए अपने आप को सितंबर अक्टूबर नवंबर में अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। याद है एक्वाडोरमेंसी के केस में हमने देखा था, यस सर। है ना। तो ये जो लॉन्ग डे कंडीशन होता है ये अपने फ्रूट के ग्रोथ के लिए बहुत सुटेबल होता है, वेरे शॉर्ट डे कंडीशन में वो कहीं ना कहीं डोरमेंसी की ओर जाना स्टार्ट करता है। तो एप्पल को सबसे पहले ग्रोथ के लिए कैसी कंडीशन चाहिए? तो लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए। क्यों? ताकि अच्छी ग्रोथ आए प्लस अच्छी फ्लावरिंग आए। दोनों ही चीज के लिए हमको क्या चाहिए? लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे कंडीशन चाहिए। समझ में आ रहा? यस दूसरा चीज, हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए। लाइट इंटेंसिटी इनको अच्छी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइट इंटेंसिटी चाहिए। लाइट जितना ज्यादा अच्छा होता है उतना अच्छा कलर डेवलपमेंट होता है, क्योंकि लाइट में ही कौन सा रेडिएशन होता है? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होता है। और ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कलर डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी नेक्स्ट क्लास जो कल की क्लास होगी इसमें कलर कैसे डेवलप होता है पूरा बताऊंगा, तो वहां समझ में आएगा। तो इसको हाई लाइट इंटेंसिटी की जरूरत होती है ताकि कलर डेवलपमेंट प्रॉपर हो, फोटोसिंथेसिस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छे से ग्रोथ होगा। ठीक है, इसके अलावा जो ग्रोइंग पीरियड होता है, ग्रोइंग पीरियड यानी कि कौन सा टाइम इसका ग्रोइंग पीरियड है? ऑब्वियसली मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इसी टाइम में फ्लावरिंग आती है, फ्रूटिंग आती है और पूरा वेजिटेटिव ग्रोथ होता है। हमने यही पढ़ा था, याद है? यस सर। है ना। यस सर। तो ग्रोइंग पीरियड के टाइम में इसको लो आरएच चाहिए होता है। लो आरएच मतलब ह्यूमिडिटी जो है वो कम से कम हो। अगर मान के चलो इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी तो फंगल अटैक, डिजीज, इंसेक्ट के अटैक ज्यादा होंगे, है कि नहीं। तो वो चीजों से बचने के लिए इसको जो है ग्रोथ के टाइम में लो आरएच की आवश्यकता होती है। इन चीजों को समझ पा रहे हैं आप लोग? यस सर। यस सर। चौथा, इसको जो है स्नो या जो फ्रॉस्ट है, ये जो है अगर विंटर में मिलता है
तो विंटर में स्नो या फ्रॉस्ट इसके लिए अच्छा है या बुरा है? बुरा है मैम, बुरा है। विंटर यानी कि विंटर अगर मैं बोल दिया तो ये मान के चलिए मैं नवंबर से फरवरी की बात कर रहा हूं। इस समय अगर स्नो या फ्रॉस्ट या लो टेम्परेचर के टाइप का कंडीशन मिलता है तो ये क्या करता है, हेल्प टू फुलफिल चिलिंग रिक्वायरमेंट। जो चिलिंग रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करने में हेल्प करता है कौन, आपका ये जो लो टेम्परेचर आपको मिलते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि एकदम स्नोफॉल या फ्रॉस्ट हो, पर हाँ लो टेम्परेचर जो कंडीशन होता है वो आपका विंटर के टाइम में ठीक है, कहीं ना कहीं चिलिंग रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में हेल्प करेगा। चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा तो क्या फायदा होगा, इससे क्या होता है बताइए? तो बर्ड ब्रेक होगा। बर्ड ब्रेक हो गया। बर्ड ब्रेक होगा, और बर्ड ब्रेक होगा तभी तो जाके आगे फर्दर भविष्य में फ्लावरिंग होगी। फ्लावरिंग। ठीक है, पर वहीं पे अगर ये स्नो या फ्रॉस्ट, दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये स्प्रिंग में आता है, स्प्रिंग यानी कि मार्च या अप्रैल के टाइम में, तो इस समय पौधा अपना डोरमेंसी खत्म कर चुका रहता है कि नहीं? डोरमेंसी खत्म कर चुका है पौधा। इस समय अगर स्नो या फ्रॉस्ट आता है तो ये पौधे के लिए क्या होगा, हार्मफुल होगा। और अगर स्नो या फ्रॉस्ट ना आके लो टेम्परेचर आ जाता है कि ठीक है बर्फ नहीं गिर रहा है लेकिन टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास है, तो इतना कम टेम्परेचर होगा तो इससे क्या होगा, फ्रॉस्ट नहीं है तो डैमेज तो नहीं होगा पौधे को, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या हो सकता है लो टेम्परेचर में स्प्रिंग के टाइम में? ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि ग्रोथ और फ्लावरिंग के लिए, बर्ड ब्रेक के लिए अपने को चिलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए था। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग जो है फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग में क्या एक चीज आ जाता है, जीडीएच, है कि नहीं? उसको जीडीएच यस सर। चाहिए ना, जीडीएच जितना जल्दी फुलफिल होगा उतना जल्दी फ्लावरिंग आएगी। पर यहाँ तो मार्च अप्रैल के महीने में लो टेम्परेचर आ गया, तो इस समय जीडीएच जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा। जीडीएच फुलफिल होने में अब अप्रैल मई तक जाएगा, तो फ्लावरिंग क्या होगी, जल्दी आएगी या डिले होगी? डिले होगी डिले। सर। डिले हो जाएगी, तो फ्लावरिंग जो है डिले हो जाती है। ठीक है, तो डिले कर देता है क्या ये, फ्लावरिंग। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इसके क्लाइमेट को जब समझ, और ये सिर्फ इसी क्रॉप के लिए नहीं है ना, ये अप्रोक्सीमेटली सारे क्रॉप में ऐसे ही काम करता है। तो सर इस एक बार तरीके लो से आपको टेम्परेचर समझ, वाला बता दीजिए। देखो अगर लो टेम्परेचर हुआ, मान के चलो स्नो या फ्रॉस्ट तो 0 डिग्री से नीचे जाने पे ही गिरेगा या 3-4 डिग्री के आसपास में ही गिरेगा। तो अगर फ्रॉस्ट गिरा और स्प्रिंग के महीने में ग्रोथ आ चुका है तो वो तो उस पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर देगा ना, फूल को डैमेज कर देगा, पत्तियों को डैमेज कर देगा और हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलेगा। पर अगर टेम्परेचर लो है कि चलो 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री में पौधा जो है मरेगा तो नहीं, लेकिन 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आ गया तो क्या उसको हीट यूनिट मिल पाएगा उस पौधे को? फ्लावरिंग के सीजन में लो नहीं टेम्परेचर आ रहा है तो हीट यूनिट आएगा नहीं। नहीं, हीट यूनिट फुलफिल नहीं होगा तो फ्लावरिंग नहीं आएगी, फ्लावरिंग डिले हो जाएगी, ये बोलना चाह रहा। समझ में आया? ओके यस सर। सर। ओके, तो क्लाइमेट में हमको इन चीजों का ध्यान रखना है या इन चीजों को समझना है कि एप्पल को कब किस प्रकार की चीजें चाहिए। तो उसको लॉन्ग डे प्लांट कंडीशन चाहिए, हाई लाइट इंटेंसिटी होना चाहिए, ग्रोइंग पीरियड में आरएच नहीं होना चाहिए, स्नोफॉल जो है विंटर में तो आए लेकिन कोशिश करना है कि स्नो फ्रॉस्ट जो है स्प्रिंग सीजन में ना हो, और अगर ऐसा होता है तो आपको समझ जाना है कि क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, तो अपन जो है इस क्लाइमेट में डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो टेम्परेचर में वही है कि सबसे पहले इसको क्या चाहिए होता है, चिलिंग रिक्वायरमेंट इसकी होती है लगभग 1000 से 1600 घंटे की। ठीक है, और ये जो है कितना होता है चिलिंग रिक्वायरमेंट, मतलब टेम्परेचर कितना चाहिए, लेस देन 7.2 डिग्री सेल्सियस, याद है? ये यस 1000 से 1600 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके क्या होता है, प्रॉपर बड ब्रेक ब्रेक, होता है ना? और वहीं पे कुछ लो चिल वेराइटीज भी होती हैं, लो चिल वेराइटीज, इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है ये केवल 500 से 800 घंटे की होती है, इतने में ही इसमें प्रॉपर बड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो लो चिल वेराइटीज जो है इसको हम लोग यूपी बिहार या छत्तीसगढ़ के जो टेम्परेट रीजन होते हैं, या उत्तराखंड या फिर हिमाचल या फिर कहीं के भी जो लोअर टेम्परेचर एरिया होते हैं वहां पे हम इसको लगा पाते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है, सबसे पहले लो टेम्परेचर 7.2 डिग्री सेल्सियस से चाहिए ताकि हमारा बर्ड ब्रेक प्रॉपर हो। इसको आप में से किसी को रटना नहीं है
या इस चीज को इसलिए नहीं लिखा रहा हूँ कि आप याद करो, इस चीज को हम लोग इसलिए समझ रहे हैं ताकि क्रॉप्स को अंडरस्टैंडिंग और जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स को रटने की जरूरत पड़ती है ना, वो ना पड़े। तो इन चीजों को देख के घबराना मत कि ये सब चीज याद करना, आप बस इसको एक कहानी के तौर पे पढ़ना। हमेशा आपको महसूस होगा कि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं करनी पड़ रही है, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ रहे हैं, पहला इफेक्ट किसमें पड़े, चिलिंग रिक्वायरमेंट पे। दूसरा, अगर यही टेम्परेचर लो हो जाए, जैसे कि 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाए, आप लोग इसको प्रॉपर लिखना ना, टेम्परेचर लेस देन 10 डिग्री चले जाए, कौन से महीने में, मार्च के महीने में। अब मार्च का महीना कौन सा सीजन है, इसमें फ्लावरिंग का सीजन है। इस समय गर्मी मिलेगा, 15-20 डिग्री मिलेगा, तब जाके यहाँ पे फ्लावरिंग आएगी। और यहाँ पे टेम्परेचर गलती से कितना चला गया, लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लावरिंग डिले हो क्या जाएगा होगा, सर। डिले। डिले हो जाएगा। ये क्या कर देता है, डिले कर देता है किसको, फ्लावरिंग को, ठीक है। अगर आपको इसमें लो टेम्परेचर रहा फ्लावरिंग के टाइम में, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग। अगर फ्लावरिंग के टाइम में, अब मान के चलो फ्लावरिंग आ गई, यहाँ तो फ्लावरिंग आई ही नहीं थी तो डिले हो गई, फ्लावरिंग आ गई है और गलती से टेम्परेचर लो चला गया, तो क्या होगा, सबसे पहले तो पॉलिनेशन की प्रक्रिया रिड्यूस हो जाएगी। पॉलिनेशन क्यों रिड्यूस होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर में क्या होता है, हनी भी उड़ती नहीं है। हनी भी लेस देन 15 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर जाता है तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस होने लगती है। 5 डिग्री के से कम गया टेम्परेचर तो हनी भी तो बाहर भी नहीं निकलती है। तो हनी बी की एक्टिविटी कम होगी तो ऑब्वियसली पॉलिनेशन रिड्यूस होगा कि नहीं होगा। तो फ्लावरिंग के टाइम में भी लो टेम्परेचर हार्मफुल है। दूसरा चीज, अब पॉलन जो है जब ये स्टिग्मा में जाके गिरता है, तो स्टिग्मा में जाके गिरने के बाद यहाँ पास क्या होता है, सेल डिवीजन होता है और ये कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करके पोलन ट्यूब नीचे तक पहुंचता है कि नहीं। तो यस सर। अगर टेम्परेचर लो है तो पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी रिड्यूस हो जाती है, पोलन ट्यूब का जो ग्रोथ है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है और पॉलिनेशन के प्रोसेस प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं हो पाता। तो लो टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्लावरिंग कहीं ना कहीं पॉलिनेशन को रिड्यूस करता है। समझ में आया, यस सर। ओके, यहां तक क्लियर है। यस सर। यस सर। तो टेम्परेचर का इफेक्ट समझ में आया आप लोग को एप्पल के ऊपर। यस सर। यस सर। ओके, दूसरा चीज अगर अपन देखें इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, तो क्या लगता है रेनफॉल कैसे इफेक्ट करता होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान के चलो फ्लावरिंग है, फ्लावरिंग के टाइम में रेनफॉल हो गया तो इससे क्या खराबी होगी कि अगर फ्लावर पानी गिर रहा है, हाँ बोलिए, फ्लावर ड्रॉप हो जाएंगे सर। हाँ एकदम हैवी हुआ तो फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरा चीज ये है रेनफॉल में भी बी की एक्टिविटी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। पानी गिरते में आप बाहर नहीं निकलते तो मधुमक्खी को क्या पड़ी है कि नहीं। तो वो चीज जो है रिड्यूस हो जाती है और कहीं ना कहीं आपका पॉलिनेशन खराब होता है, ठीक है। और वैसे ही अगर आप लाइट का इफेक्ट देखें तो लाइट में क्या होता है, अगर लाइट पुअर है तो फ्रूट में कलर अच्छे से नहीं आएगा। हमने देखो यहाँ पे पॉइंट क्या पड़ा था, सबसे पहले हाई लाइट इंटेंसिटी चाहिए, क्योंकि लाइट में ही क्या होता है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है और वही जो है कलर डेवलपमेंट करने में हेल्प करता है। कैसे करता है उसको समझेंगे। तो पुअर कंडीशन अगर लाइट का रहा तो फ्रूट कलर जो है वो भी क्या होगा, पुअर होगा। और अगर लाइट इंटेंसिटी गुड रही, अच्छी रही, तो वहां पास गुड कलर डेवलपमेंट होता है। तो कलर ये इस तरीके से, मतलब इसके क्लाइमेट को आपको समझना है कि आपको बेटर लाइट चाहिए, बेटर स्नो चाहिए, रेनफॉल चाहिए, प्रॉपर आपका लॉन्ग डे पीरियड होना चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री स्प्रिंग होना चाहिए, डोरमेंसी के टाइम में प्रॉपर लो टेम्परेचर मिलना चाहिए ताकि उसका चिलिंग रिक्वायरमेंट फुलफिल हो। समझ पा रहे हो, तो इसे एक कहानी के तौर पे समझना, क्योंकि क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के अजीबो गरीब पूछेगा, तो वहां पे उस चीज को आप प्रॉपरली हैंडल कर पाओ, उसके लिए इस चीजों को समझना जरूरी है। समझ में आया क्लाइमेट कैसा चाहिए इसको ऑन एन एवरेज, यस सर। ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका इसका सॉइल। तो देखो एप्पल वगैरह के सॉइल में बहुत ज्यादा नहीं है, ये सब जो है एसिडी के सॉइल चाहिए, 5.5 से 6.5 के आसपास पीएच हो तो अच्छा होता है। वाटर लॉक्ड कंडीशन के लिए कोई भी टेम्परेट क्रॉप बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट नहीं होते। सारे टेम्परेट क्रॉप में कॉलर रॉट या फिर रूट रॉट की समस्या आती है जब आप वाटर लॉक्ड कंडीशन में रखते हो। सबसे ज्यादा ससेप्टिबल अगर कोई पूछेगा तो कौन सा क्रॉप है, पीच।
वहां पे पीच, एप्रिकॉट, यहाँ पे रूट एस्फिक्सिया जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, इसको लिख लो। पीच एप्रिकॉट में रूट एस्फिक्सिया टाइप के सिम्टम देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा वाटर सर लॉगिंग के लिए ससेप्टिबल है। हाँ बोलिए। एप्पल मतलब ससेप्टिबल नहीं है वाटर लॉगिंग के? ससेप्टिबल नहीं है, एकदम ज्यादा ससेप्टिबल नहीं है, पर हाँ वाटर लॉगिंग से क्या होगा, रेस्पिरेशन में इसमें भी इशू होगा, रूट रॉट की समस्या आती है। और क्या है ना, बहुत सारे सॉइल बॉर्न फंगियस वगैरह रहते हैं, तो कुल मिला के प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा, ऐसा नहीं कि रेजिस्टेंट है। हाँ एकदम ससेप्टिबिलिटी पे एप्पल का नाम नहीं आएगा, वहां पे पीच का नाम आएगा, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वाटर लॉक कंडीशन हुआ, उसके तनों में जाके पानी अगर यहाँ पे टच किया तो ऑब्वियसली वहां पे इन्फेक्शन होगा, कॉलर रॉट आएगा, रूट रॉट, ये सब क्या है, ये सब तो डिजीज है ना, फंगल और बैक्टीरियल डिजीज है, तो इनका अटैक होगा वाटर लॉक कंडीशन। तो उस चीज को आपको अवॉइड ओके करना है, सर। ठीक है। यस सर। तो सॉइल में बहुत ज्यादा तो नहीं है इसमें, पर हाँ क्लाइमेट को आपको अच्छे से समझना। तो क्लाइमेट समझ में आया सभी लोगों को? Yes, sir. ओके। फिर नेक्स्ट आता है आपका प्रोपगेशन। तो प्रोपगेशन में हम अलग अलग एस्पेक्ट्स के हिसाब से हम लोग प्रोपगेशन को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आपका प्रोपगेशन देखते हैं सीड। देखो कमर्शियल प्रोपगेशन क्या होता है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, पर हमारे पास एप्पल में कई अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे पहले तो सीड से प्रोपगेशन करना है, तो सीड से प्रोपगेशन करना है तो सबसे पहले तो आपको एप्पल के सीड को समझना पड़ेगा। तो आप लोग को याद होगा कि एप्पल के सीड में हमको कहीं ना कहीं स्ट्रेटिफिकेशन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, सीड स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। आप लोगों ने अगर डोरमेंसी ब्रेक करने का कंडीशन सुना होगा तो आपने दो प्रकार का कंडीशन देखा होगा, एक होता है आपका स्केरिफिकेशन, दूसरा स्ट्रेटिफिकेशन। तो याद है हम लोगों ने इस चीज को कई बार समझा है कि एप्पल के अंदर कहीं ना कहीं लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है सीड डोरमेंसी को तोड़ने के लिए, और उसके पीछे एक कारण है कि अगर ये डोरमेंसी नहीं होता तो फिर ठंड में जो पौधे तैयार होते वो मर जाते। इस चीज को हम लोगों ने सेकंड या थर्ड लेक्चर में कवर किया है, याद है? Yes, sir. है ना। तो कहीं ना कहीं जो आपके एप्पल के सीड होते हैं इनको आपका जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। आफ्टर दैट क्या होता है, इनका डोरमेंसी टूटता है और उसके बाद ये ग्रोथ करते हैं। तो सबसे पहले तो सीड से प्रोपगेशन समझने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि भाई एप्पल के सीड को लगभग 60 to 90 डेज के आसपास आप जो है 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर में रखेंगे। लगभग वो मॉइस्ट सैंड वगैरह में या स्पेगनम मॉस वगैरह में इसको आप दबा के रख सकते हैं ताकि इसका ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे और आपका जो है लो टेम्परेचर प्रॉपरली मेंटेन रहे। अगर आप इस ड्यूरेशन को कम करना चाहते हैं तो आप जो है सब्स्टिट्यूट टू लो टेम्परेचर कौन सा हार्मोन को कहते हैं? जिब्रेलिन। जिब्रेलिन। तो जिब्रेलिन 250 ppm या जो भी फर्दर अमाउंट होगा वो बुक में आपको मिल जाएगा। जिब्रेलिन का उपयोग करके भी आप जो है इस ड्यूरेशन को 90 डेज से 60 डेज तक रिड्यूस कर सकते हैं, बट वो खत्म नहीं होगा ना, आपको मॉइस्ट सैंड में डुबा के रखना ही पड़ेगा। तो आप जो है लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट आपको देना ही पड़ेगा, तब जाके वो सीड जो है प्रॉपरली जर्मिनेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको करना है तो आप नवंबर दिसंबर के महीने में इसको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट देना चालू कर दो, ताकि मार्च के महीने में 90 दिन का ड्यूरेशन पूरा हो जाए और आपका प्लांटिंग के लिए तैयार हो जाए। समझ में आ रहा है कैसे प्रोपगेशन करेंगे सीड से? Yes, sir. क्योंकि सीड में डोरमेंसी होती है उसमें, ठीक है। अब देखो सीड से प्रोपगेशन तो करेंगे, पर आप सबको पता है कि भाई सीड में तो वेरिएशन आता है प्लस लॉन्ग बियरिंग पीरियड होता है। तो आपको क्या लगता है कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए सीड से प्रोपगेशन करते होंगे? नो सर। No, sir. नहीं करते। तो फिर सीड से प्रोपगेशन हम कब यूज करते हैं? जब हमको सीडलिंग रूट स्टॉक का जरूरत हो। कब यूज करेंगे? जब हमें सीडलिंग रूट स्टॉक की जरूरत हो। आप लोग को जब रूट स्टॉक पढ़ाया था या न्यू बैच वालों को अभी जब पढ़ाऊंगा तो बताया था रूट स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, एक सीडलिंग रूट स्टॉक होता है, क्लोनल रूट स्टॉक, जिनको हम फील्ड में सालों रिसर्च करके डेवलप करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, उसे हम लोग क्लोनली प्रोपगेट करते हैं ताकि उसका कैरेक्टर हमेशा मेंटेन रहे। तो उनके लिए हम क्लोनल मेथड्स का यूज करते हैं, वेजिटेटिव मेथड का। पर जो हमको एनवायरमेंट में वाइल्ड फॉर्म में मिलता है, जो हमको जंगलों से खोज के लेके आते हैं जो रूट स्टॉक्स को, उनकी खासियत ही उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण उनके अंदर कई वेरिएशन है और कई रेजिस्टेंस क्रिएट हुए, तो उनको हम सीड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिन रूट स्टॉक को सीड से मल्टीप्लाई करते हैं उनको सीडलिंग रूट स्टॉक कहते हैं। तो सीडलिंग रूट स्टॉक के मल्टीप्लीकेशन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? सीड का उपयोग करते हैं। पहला कारण समझ में आया सीड का प्रोपगेशन का?
यस सर। Yes, sir. अगर एग्जाम्पल याद हो तो मेलस बेकाटा हमने पढ़ा था, याद है कल, क्रैब एप्पल या साइबेरियन क्रैब। यस सर। यस उसके अंदर क्या खासियत थी कि उसके अंदर पाउडरी मिल्ड्यू या फिर ये सब के लिए रेजिस्टेंस था ना, कॉलर रॉट। यस तो उनके लिए हम लोग जो है अपन जो है इसका यूज करते हैं। और आप क्वेश्चन भी देखोगे कि क्लोनल रूट स्टॉक के लिए कौन सा प्रोपगेशन मेथड का यूज करते हैं करके ये सवाल आता है टेम्परेट क्रॉप में। आपने देखा होगा लास्ट ईयर ही शायद ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो उस तरीके से आपको तैयार रहना है। सीडलिंग रूट स्टॉक के प्रोपगेशन के लिए सीड का उपयोग करते हैं। दूसरा, अगर कोई स्पीसीज ऐसी है जो अपने आप में एपोमिक्टिक नेचर का है, एपोमिक्टिक स्पीसीज है, एपोमिक्टिक मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर कोई सीड का फॉर्मेशन होता है तो वो सीड अपनी माँ की तरह ही होगी, उससे पैदा होने वाला पौधा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं है कि नहीं? फ्रूट ट्री टाइप होगी कि नहीं होगी? होगा सर। Yes, sir. है ना? तो जब हमको बिना मेहनत किए ही अगर सीड से ही अगर अपनी माँ की तरह पौधा मिल जाएगा तो क्या हम कटिंग, बडिंग, लेयरिंग या ग्राफ्टिंग का झंझट पालेंगे क्या? नो सर। No, sir. तो जितने एपोमिक्टिक स्पीसीज आपने कल पढ़े थे, जैसे कि क्या क्या थे, मेलस हुपेंसिस था, मेलस रॉकी था, रॉकी एंड कौन था, रॉकी और कौन कौन गए थे सिक्किम सीखने, क्या था कहानी? मेलस रॉकी, मेलस हुपेंद्र, और क्या था? मेलस, साइबोल्डी। हाँ साइबोल्डी, मेलस सिक्किमिनेंसिस, टोरिनोइड्स। मेलस क्विंटिलिस। टोरिनोइड्स, है ना, मेलस सर्किंटेलिस। ये जितने भी स्पीसीज है ना, ये सब स्पीसीज का उपयोग जो है हम जो है सीड के प्रोपगेशन के थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एपोमिक्टिक नेचर के हैं, ये तो ऑलरेडी वेरिएशन नहीं लाते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, ठीक। इसके अलावा और कहाँ पे हम कर सकते हैं? तो देखो, जो पौधे सेल्फ पॉलिनेटेड हैं, इसमें ऐसा उम्मीद सीट किया से जाता है। करेंगे सर। हाँ हाँ, इनका सीड, अभी सीड ही चल रहा है। इसके अलावा यस सर। जो एकदम क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप होते हैं उसी में वेरिएशन आने की उम्मीद ज्यादा होते हैं। सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में वेरिएशन ज्यादा तो आता नहीं है, इसीलिए उसका प्योर लाइन मेंटेन करना आसान होता है ना। तो अगर कोई स्पीसीज ऐसा हो जो एकदम प्योरली सेल्फ पॉलिनेटेड हो तो उसका भी अपन जो है कर सकते हैं सीड से मल्टीप्लीकेशन। तो सर इसमें, हाँ बोलिए। मेलस साइकोनोस्की करके एक पढ़े थे, याद है? यस सर। तो मेलस साइकोनोस्की चूंकि कंप्लीटली सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज है तो उसका भी प्रोपगेशन हम सीड से कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए भी कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सीड का उपयोग समझ में आया। सीडलिंग रूट स्टॉक, एपोमिक्टिक स्पीसीज और सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज, इन तीन के लिए हम लोग सीड से प्रोपगेशन करते हैं। इसको रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं है अगर आप इसके पीछे का कारण समझ जाओ, क्योंकि एपोमिक्टिक स्पीसीज तो आप ऑलरेडी याद किए हो, तो यहाँ पे अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। सीडलिंग रूट स्टॉक में क्रैब एप्पल यूज होता है, आपको पता ही है, ये आप याद कर लो तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखना भैया, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो मैं कहानी बता सकता हूँ, क्वेश्चन नहीं ना। तो आप कहानी को समझिए, कहानी को याद रखिए, क्वेश्चन आप खुद बना लो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस Yes, sir. ठीक। दूसरा आता है आपका मेथड माउंड लेयरिंग, और यही क्वेश्चन में आया था, माउंड लेयरिंग या स्टूलिंग। अब देखो, हमने पढ़ा रूट स्टॉक दो प्रकार का होता है, एक वो होता है जिसको जंगल से लेके आते हैं या जंगली स्पीसीज होता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लैब में तैयार करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए, कि भाई M9 जो है ड्वार्फिंग रूट स्टॉक है, M27 अल्ट्रा ड्वार्फ रूट स्टॉक है, MM सीरीज वुली एप्पल एफिड रेजिस्टेंस है, ट्रिपल पी, ऐसे करके हजारों रूट स्टॉक है, मतलब कई सारे रूट स्टॉक है। इनको हमने फील्ड में ऑब्जर्वेशन में रख के सालों मेहनत करके हमने क्या किया, डेवलप किया। अब पता चल रहा है, मैं इसको सीड से मल्टीप्लाई किया, इनके बीच में पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन हुआ, ऐसे कैरेक्टर जो है 10 जनरेशन 15 जनरेशन के बाद गायब या कुछ और ही कैरेक्टर दिखा रहा है, तो फिर मेरा सालों का रिसर्च तो वेस्ट हो गया ना, इतना खर्चा वसूलेंगे कैसे? तो हम क्या करते हैं, हम ऐसा प्रोपगेशन मेथड खोजते हैं जिससे इसका कैरेक्टर एज इट इज मेंटेन रहे।
तो एज इट इज मदर की तरह अगर करेक्टर चाहिए तो क्लोनल प्रोपगेशन या फिर वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही एक मेथड बच जाता है ना, है ना। तो जब हम एकदम माँ की तरह क्लोन पैदा करते हैं तो उन रूट स्टॉक को हम क्या कहते हैं, क्लोनल रूट स्टॉक्स कहते हैं। ये जितने एम सीरीज, एम सीरीज, इमला सीरीज, ये जितने भी सीरीज आप लोग अभी पढ़ोगे, ये सारे रूट स्टॉक क्लोनल रूट स्टॉक के अंतर्गत आते हैं। इन क्लोनल रूट स्टॉक को मल्टीप्लाई करने के लिए क्लोनल प्रोपगेशन मेथड चाहिए, यानी कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड चाहिए। तो उसमें स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग को बेस्ट माना जाता है। तो अगर कोई पूछे क्लोनल प्रोपगेशन, और ऐसा नहीं कि केवल एप्पल, आंख बंद करके मारना, किसी भी क्रॉप में क्लोनल रूट स्टॉक प्रोपगेशन, चाहे पियर पूछे, चेरी पूछे, पीच पूछे, सीधा माउंट लेयरिंग दबाना है। समझ में आ रहा? यस सर। ठीक है, तो ये दो मेथड हो गए रूट स्टॉक के प्रोपगेशन के लिए। आप चाहो तो ऊपर एक डाल दो, सबसे पहले रूट स्टॉक प्रोपगेशन ऐसे करके हेड, उसमें सीड और माउंट लेयरिंग आ गए। समझ में आया? एक सीडलिंग रूट स्टॉक के लिए, दूसरा क्लोनल रूट स्टॉक के लिए। इतना क्लियर है? Yes, sir. ठीक। अब तीसरा टाइप का प्रोपगेशन मेथड आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अब तीसरा लिख लो, कमर्शियल कल्टीवेशन। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए हम क्या क्या प्रोपगेशन मेथड यूज कर सकते हैं? तो कमर्शियल कल्टीवेशन मेथड में हम सबसे पहले प्रीफर करते हैं टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग आपको कई सारे क्वेश्चन में पूछ चुका है, टेम्परेट क्रॉप में, लगभग क्रॉप में टंग ग्राफ्टिंग होता है, आंख बंद करके टिक कर सकते हो। कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए आप टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। टंग ग्राफ्टिंग किसका है तो वीव ग्राफ्टिंग का मॉडिफिकेशन है। ये देखो, एक ऐसे नॉर्मली अपन जो है ऐसे करके ग्राफ्टिंग करते हैं, ऐसे करके, इसमें बीच से यहाँ पे कट मार दिए, तो अब जब इसको यहाँ से ऐसे फैला के अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो कैसा आएगा, ऐसे करके आएगा, देख रहे हो? इस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनेगा। यहां से रैपिंग कर दोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग कहते हैं। टंग ग्राफ्टिंग का उपयोग जो है हम लोग जो है करते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया कैम्बियम यानी कि यहाँ पास का जो रिंग होता है ना, उसको मिलता है एक दूसरे से जुड़ने के लिए। तो टंग ग्राफ्टिंग का उपयोग जो है कमर्शियली यूज किया जाता है, किसके लिए, कमर्शियल प्रोपगेशन के लिए एप्पल में। ये चीज याद रखना, और यही टंग ग्राफ्टिंग पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट, आलमंड तक जाएगा पूरा। तो आंख बंद करके आप जो है एप्पल टू आलमंड ये यूज कर सकते हो। ठीक है, यस सर। हाँ हो गया, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. हाँ। बट दिक्कत क्या है कि टंग ग्राफ्टिंग में बहुत टेंडर स्टेज या फिर पौधे को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी मेंटेन करना पड़ता है। हेलो, हाँ भैया फोन किए थे? हाँ हाँ, कहाँ हूँ? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो अभी कहाँ हूँ? हाँ हाँ, ठीक है, फिर मिलो 8:30 पौने 9 तक। लो ना, मैं आपको 8:30 के आसपास कॉल करता हूँ, फिर बता। हाँ, चलते हैं ना, तो वहां वाला, यहाँ का रायपुर वाला चलते हैं, लोकल वाला। हाँ हाँ, ठीक, ओके, ठीक। आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा चाहिए होती है टंग ग्राफ्टिंग को सक्सेसफुल करने के लिए। अब ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए हमको क्या चाहिए? मिस चैम्बर। मिस्ट चेम्बर। अब जिसके पास मिस्ट चेम्बर है वो कर ले टंग ग्राफ्टिंग में, लेकिन जिसके पास ये फैसिलिटी नहीं है, या ऐसे एरिया जो अपने आप में थोड़े से ड्राई बेल्ट है, टेम्परेट में भी तो ड्राई एरिया होता है ना, उन एरियाज में आप टंग ग्राफ्टिंग का उपयोग नहीं कर सकते। तो वहां पे हम एज एन अल्टरनेटिव दूसरा मेथड क्या लेते हैं, टी बडिंग। टी बडिंग जो है अपने आप में बहुत ज्यादा इजी और कन्वीनियंट मेथड है। हालांकि टी बडिंग से भी ज्यादा सक्सेस रेट है चिप बडिंग का, लेकिन चूंकि टी बडिंग को करना ज्यादा आसान है इसलिए टी बडिंग को किया जाता है। इसको भी मार्च के महीने में या जुलाई के महीने में आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही है कि आपके पास क्या पर्टिकुलर चीज मौजूद है, क्या फैसिलिटी मौजूद है, उसके हिसाब से आप चूज करोगे टंग ग्राफ्टिंग या टी बडिंग। और जो लोग प्रोपगेशन करने वाले हैं वो कितने स्किल्ड हैं, इसमें ज्यादा स्किल की जरूरत है। तो टंग ग्राफ्टिंग, टी बडिंग, चिप बडिंग, तीनों ही आप कमर्शियली यूज कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन आता है
टी बडिंग से भी क्वेश्चन पूछता है, टंग ग्राफ्टिंग से भी क्वेश्चन पूछता है, दोनों ही याद रखना। और ये केवल एप्पल के लिए नहीं है, पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट सब जगह यूज होगा। और हर जगह याद रखना टी बडिंग से ज्यादा सक्सेसफुल चीप बडिंग है, बट ये ज्यादा इजी टू डू है, इसलिए लोग इसको करते हैं। ठीक है, सब तीसरे में, सब 5 में चिप बढ़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो बडिंग में ही रहने दो ना उसको, टी बडिंग ऑब्लिक चीप बडिंग। फॉर एग्जांपल टी बडिंग नहीं दिया है, बडिंग के 4 मेथड दिए हैं, टी बडिंग ऑप्शन में नहीं, तो ओके चीप सर। बडिंग टिक कर देना। ठीक है, वही चीप यस बडिंग सर। ज्यादा सक्सेसफुल है, पर टी बडिंग जो है ज्यादा प्रिफरेबल माना जाता है। ठीक है, पांचवा आता है माइक्रो प्रोपगेशन। आप इसमें माइक्रो प्रोपगेशन या टिश्यू कल्चर का उपयोग करके भी आप जो है पौधे का डेवलपमेंट कर सकते हो। मेरिस्टेम कल्चर जो होता है ना, उसका उपयोग किया जाता है, या फिर शूट टिप कल्चर। ठीक है, एक ही चीज है। तो इतने मेथड का उपयोग आप प्रोपगेशन में कर सकते हो। अब जिस प्रकार से जहां से क्वेश्चन आए हर टाइप से बनना चाहिए। रूट स्टॉक ब्रीडिंग के लिए क्वेश्चन, रूट स्टॉक प्रोपगेशन के लिए क्वेश्चन पूछे तो 2 मेथड आपको पता है, कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए पूछे तो 2 मेथड पता है, प्लस माइक्रो प्रोपगेशन पता है। और ये केवल एप्पल में नहीं है, पियर, पीच, प्लम, चेरी, एप्रिकॉट अप टू आलमंड पूरा सेम है। अभी आप हर क्रॉप में देखोगे। तो कॉन्सेप्ट अभी मैं हर एक चीज के पीछे का बता दिया हूं, अगले में फिर अपन सिर्फ लिखते चलेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज? यस सर। अब अपन आ जाते हैं, तो देखो हमारा प्रोपगेशन खत्म हो गया, सॉइल एंड क्लाइमेट खत्म हो गया। अब तीसरा ऑब्जेक्टिव जो आज अपने को खत्म करना था वो क्या है? प्लांटिंग। कि भाई हम एप्पल में प्लांटिंग करते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, किन किन सिस्टम्स का आप उपयोग कर सकते हो, वो सारी चीजों को हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एप्पल में अगर आपको प्लांटिंग करना है तो सबसे पहले तो प्लांटिंग का टाइम, वो इंपॉर्टेंट है कि भाई आप कौन से महीने में प्लांटिंग करोगे। तो देखो हमने 2 चीजें पहले ही पढ़ ली थी जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। एक होता है भाई प्लांटिंग, यानी कि जब हम सीड सोविंग करते हैं या फिर ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, ये 2 चीज है। यहाँ पे प्लांटिंग अगर शब्द मैं यूज कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? सीड सोइंग की। या फिर मैं ऑब्लिक करके क्या लिख सकता हूं? ट्रांसप्लांटिंग लिख सकता हूं, कि भाई मैंने जो ऑलरेडी सीडलिंग तैयार किए हैं उसे कब लेके आऊं। मतलब जो मेरा मेन फील्ड है ना, वहां पे ग्रो करने की बात हो रही है, तो या तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट सीड ग्रो करूंगा, या तो ग्राफ्टेड या बडेड प्लांट लाके ग्रो करूंगा। तो ये प्लांटिंग या ट्रांसप्लांटिंग का टाइम क्या होगा? तो कौन से महीने में अपने को प्रीफर करना चाहिए? मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल अप्रैल। में। ठीक है, मार्च अब सॉरी सॉरी सॉरी, ओ, ट्रांसप्लांटिंग अलग है ना। दिसंबर है उसमें। प्लांटिंग की सर अगर जब मैं बात करूं, यानी कि सीड तो सोइंग करना है, तो हम लोग कौन से टाइम में करेंगे? मार्च अप्रैल में। क्योंकि आप उससे पहले वैसे भी ग्रो नहीं कर सकते ना, आपको लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट वगैरह देना है, तो बेटर है कि आप ठंड भर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दो, और उसके बाद मार्च में जब उसका रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, स्ट्रेटिफिकेशन हो जाए, तो आप जो है मार्च अप्रैल के महीने में सीड से एक नया पौधा ग्रो करो। आप जून जुलाई में भी सीड को लगा के ग्रो कर सकते हो, क्योंकि जून जुलाई में भी इतनी कंडीशन होती है कि सीड आपका ग्रो हो जाए। आर्टिफिशियली आप स्ट्रेटिफिकेशन भी कर सकते हो। पर जून जुलाई में अगर आप जो है पौधे को ग्रो करोगे, तो नवंबर दिसंबर के महीने में आने वाला है ठंड। ना इसके पास इतना रिजर्व फूड मटेरियल होगा कि उस डोरमेंसी को झेल सके, ना ही ये इतना स्ट्रांग हुआ रहेगा कि उस पर्टिकुलर कंडीशन को उतने अच्छे से झेल सके। फिर भविष्य के लिए भी ये हो जाएगा कमजोर। तो जून जुलाई को आप करो अवॉइड, और मारो आप कौन से टाइम में? मार्च अप्रैल में। तो समय भी ज्यादा मिलेगा, गर्मी के सीजन भर बढ़िया फोटोसिंथेसिस करेगा, रिजर्व फूड मटेरियल भी बना लेगा, और उसके अलावा इसके अंदर इतना स्ट्रांगनेस आ जाएगा कि ये ठंड वाले कंडीशन को इसके कंपेरिजन में बेटर झेल। ठीक है, समझ में आ रहा? यस सर। क्या यस सर। समझे रे? क्या समझे बताओ। अच्छा, आज देवाशीष सर भी आए हुए हैं, क्या समझे बच्चों? सर इसमें है कि यदि मार्च अप्रैल में हम पौधे को लगाएंगे तो उसको जो आने वाला जब मई जून रहेगा उसमें जो होता है इसको फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा। यदि जून जुलाई में लगाएंगे तो आने वाला जो अक्टूबर नवंबर में आएगा तो उसमें चिलिंग रिक्वायरमेंट की दिक्कत रहती है सर। बस इसलिए मतलब मार्च अप्रैल में लगाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हो? अरे प्लांटिंग कौन से टाइम पे करेंगे? दिसंबर में करेंगे या मार्च अप्रैल में करेंगे? मार्च अप्रैल में सर।
दिसंबर जनवरी में नहीं करेंगे? दिसंबर जनवरी में उसका ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, मार्च अप्रैल में सारी सीड सोइंग करते हैं। अच्छा, अगर मुझे बताओ ट्रांसप्लांटिंग अगर जून जुलाई में करूंगा तो क्या प्रॉब्लम होगा? सर प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा पौधा। क्यों भाई, वो तो गया ही है, पानी तो मिलेगा, मॉइस्चर तो मिलेगा, न्यूट्रिएंट तो मिलेगा, ग्रोथ तो करेगा। क्योंकि सर जब सीडलिंग स्टेज में वो पौधा उतना मतलब अरे अपने बाबा, कंट्रोल। ट्रांसप्लांटिंग कर रहा हूँ ऑलरेडी, आपने मार्च अप्रैल में लगा लिया, एक प्लांट लगा लिया, एक साल मैंने रख लिया, एक साल 2 महीना एक्स्ट्रा रख लिया, जून जुलाई में मैं ट्रांसप्लांटिंग कर रहा हूँ, चलेगा? टेम्परेट क्रॉप एप्पल को। नो तो सर। बिकॉज उस टाइम पे डोरमेंसी में रहती है, तो डोरमेंसी में रहती है तो प्लांट जो होती है उसमें हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता जब उसमें अपन ट्रांसप्लांटिंग जब करते हैं तो। किस टाइम पे? सर दिसंबर जनवरी के टाइम पे। तो जून जुलाई में करने से हार्मफुल इफेक्ट होगा? मैम आप मैंगो को तो दिसंबर मैंगो को तो प्लांटिंग दिसंबर करते हो जनवरी जून का जुलाई में? दिसंबर जनवरी, बोलो बोलो बोलो। सर दिसंबर जनवरी में इसलिए करते हैं, बेयर रूटेड प्लांटिंग से करते थे तो आसानी रहती है करने में, और कोई दिक्कत भी नहीं रहती क्योंकि डोरमेंसी में रहता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इस वजह से इसको मतलब कि इस टाइम ट्रांसप्लांटिंग किया जाता है। अच्छा, ऐसा है। ओके, दैट्स कंप्लीटली फाइन। ट्रांसप्लांटिंग इज लाइक, चलो मैं बोलता हूँ कि मेरे पास गाड़ी है, मैं अमीर वाला फार्मर हूँ, मैं मेरे पास गाड़ी है, मुझे ट्रांसप्लांटिंग की इश्यू नहीं है। इज लाइक कि मैं जितना अमाउंट ऑफ मैं लेके जा सकता हूँ। शुड आई स्टिल गो फॉर द जून जुलाई प्लांटेशन? चलो, इतना घुमाने की जरूरत नहीं है। जो इट्स लाइक कि मतलब जून जुलाई वो क्या हो जाता है कि आप अगर जून जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, प्लांट जिंदा रहेगा, प्लांट मरेगा नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मॉइस्चर मिल रहा है उसको, उस टाइम पे उसको न्यूट्रिएंट मिल रहा है। बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, क्योंकि जून जुलाई के बाद आपका दिसंबर आ रहा है, वो आपका मतलब चिलिंग टाइम आ रहा है, और जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक उसका रूट डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ होगा कि वो उतना अमाउंट ऑफ स्टोर्ड मटेरियल स्टोर कर सके फॉर द विंटर को यूटिलाइज करने के लिए। तो दिसंबर में, क्योंकि फर्स्ट विंटर में वो मर जाएगा, इसीलिए क्या होता है कि अगर हम दिसंबर में अगर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, फर्स्ट दिसंबर टू नेक्स्ट दिसंबर तक उसको इनफ टाइम मिल जाता है उसका रूट डेवलपमेंट करने में, उसका न्यूट्रिएंट अपटेक करने में, उसको इनफ टाइम मिल जाता है। गर्मी है, बारिश है, उसके बाद सब कुछ इनफ टाइम मिल जाता है, तो उतना अमाउंट ऑफ वो न्यूट्रिएंट अपने शरीर के अंदर स्टोर कर लेता है, तो विंटर की जो इल इफेक्ट है उसको वो सरवाइव कर सके। समझ में आ रहा है ना? जून जुलाई टू यस सर। चलो हमारा पतझड़ स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक हमारा स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर एंड में स्टार्ट हो जाता है। जुलाई सितंबर अक्टूबर 3 महीने में प्लांट कितना सरवाइव करेगा? लेकिन उस टाइम अगर आप दिसंबर में अगर प्लांटिंग कर रहे हो तो उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा जनवरी एंड से स्टार्ट हो, लाइक फरवरी पकड़ो, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 9 महीना उसके पास हो गया। 9 महीने में उतना रूट डेवलपमेंट हो जाएगा, उतना न्यूट्रिएंट ले लेगा, प्लांट विथस्टैंड करने के लिए, विंटर को झेलने के लिए उसके पास काबिलियत आ जाती है। समझ में आ रहा है? यस सर। यस यस सर। चलो आगे बढ़ो। तो चलो, अब इतना पढ़े हो तो थोड़ा एक और रीजन इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि देखो, एप्पल पर्टिकुलरली है लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। और आप लोग जब डोरमेंसी पढ़ रहे थे तो अपन ने एक चीज और पढ़ा था, याद है? डोरमेंसी में हमने पढ़ा था एक्कोडोरमेंसी, और एक्कोडोरमेंसी के 3 अलग अलग कारण पढ़े थे। क्या क्या कारण थे? अनफेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन में क्या क्या आता है? टेम्परेचर और शॉर्ट डे लेंथ। शॉर्ट डे कंडीशन, है ना। अब मान के चलो कोई पौधा को आप जून जुलाई में ट्रांसप्लांट किए, पर्टिकुलरली टेम्परेट रोजेसी फैमिली, जून जुलाई में जैसे ही शॉर्ट डे कंडीशन, जून जुलाई के बाद तो शॉर्ट डे कंडीशन आ जाता है, जैसे ही शॉर्ट डे कंडीशन आए पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में चला गया है, वो ऑलरेडी उसके लिए अपने आप में एक स्ट्रेस कंडीशन है। समझ पा रहे हैं? तो अगर आप स्ट्रेस कंडीशन की ड्यूरेशन में उसको प्लांटिंग करोगे तो पौधा तो ऑलरेडी सामान पैक करना चालू कर दिए रहता है अपना, वो स्केल लीव्स वगैरह का डेवलपमेंट करना चालू कर दिए रहता है।
तो शॉर्ट डे कंडीशन की ड्यूरेशन में अगर आप प्लांटिंग कर रहे हो जून जुलाई में, तो वो वैसे भी ग्रोथ नहीं करने वाला है बहुत ज्यादा, उसकी फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी, पत्तियां, वो तो वैसे भी खत्म करना स्टार्ट कर चुका रहता है, तो वो अपने आप में वैसे भी ज्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। वहीं पे अगर आप फरवरी मार्च में प्लांटिंग कर रहे हो, ट्रांसप्लांटिंग व्हाटएवर आप कर रहे हो, तो ये कौन सा कंडीशन होता है, लॉन्ग डे कंडीशन, ये उसके लिए मोस्ट प्रिफरेबल कंडीशन होता है। इस कंडीशन में अगर आपका पर्टिकुलर प्लांट ग्रो को प्लांट करोगे, तो वो पूरे फ्लो में फोटोसिंथेसिस करेगा, पूरे फ्लो में रूट को बढ़ाएगा, फूड मटेरियल, एनर्जी, सारी चीजें करेगा। तो रिजर्व फूड मटेरियल ठंड में संभालने के लिए, बचाने के लिए जो कंडीशन उसको डेवलप हो पाएगा ना, या वो कलेक्ट कर पाएगा, वो कौन से महीने में ज्यादा कर, कौन से कंडीशन में ज्यादा कर पाएगा, जब आपको मार्च अप्रैल के कंडीशन में ग्रो करोगे। और जून जुलाई में भी ऐसा नहीं है पौधा मर जाएगा, वो चीज एकदम सही है कि मर थोड़ी जाएगा, लेकिन ये है कि वो उतना स्ट्रांगली अपने आप को सरवाइव करने के लायक भी नहीं रहेगा, या उतना स्ट्रांग नहीं रहेगा। इसीलिए फरवरी मार्च को पीछे करने के कई कारण हैं। एक तो फरवरी मार्च से नवंबर दिसंबर आते तक टाइम बहुत मिल जाता है, दूसरा उसको लॉन्ग डे कंडीशन मिलता है, वार्म कंडीशन मिलता है, वेजिटेटिव ग्रोथ भी भरपूर करता है, फोटोसिंथेसिस भी भरपूर करता है। आफ्टर जुलाई अगस्त जैसे ही दिन छोटा होना स्टार्ट होता है, वैसे भी वो शॉर्ट डे कंडीशन के स्ट्रेस में आ जाता है, फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा रिजर्व मटेरियल वैसे भी नहीं करता। तो आप मार्च में भी करोगे प्लांटिंग तो भी आफ्टर जुलाई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, और जुलाई में ही करोगे तो वैसे भी ग्रोथ नहीं होगी, तो पौधा तो ऐसे ही खत्म है। समझ पा रहे हो इस चीज को? यस सर। तो देयर आर लॉट ऑफ रिलेशंस जिसको आप जो है यूज कर सकते हो, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक, यहां तक क्लियर हुआ कि प्लांटिंग टाइम क्या Yes, होगा? sir. अगर आपको प्लांटिंग करना है तो आप जो है इस टाइम पे करो। ट्रांसप्लांटिंग भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दिसंबर जनवरी की जगह जून जुलाई में। बट वही बात आ जाती है कि आप जो है प्रिफरेबल क्या है, किस टाइम में ज्यादा सुटेबल होगा, तो भाई ज्यादा सुटेबल दिसंबर जनवरी होता है, क्योंकि एक्लेमेट, अब भले ट्रांसप्लांटिंग में भले हम ये बोल देते हैं कि 1 साल का पौधा है, 1.5 साल का पौधा है, लेकिन जब उसको हम एक माहौल से दूसरे माहौल में ले जाते हैं तो उसको एक्लेमेटाइज करने के लिए टाइम चाहिए ना। आप एक जगह से उसका रूट सिस्टम उखाड़ के दूसरे जगह पे लेके जा रहे हो, तो जितना ज्यादा टाइम मिलेगा स्ट्रेस कंडीशन आने से पहले, उतना ज्यादा अच्छा होगा, है कि नहीं? तो वही चीज है। तो आप लोग याद रखेंगे कि प्लांटिंग जुलाई में भी कर सकते हैं, मार्च अप्रैल में भी कर सकते हैं, सीड सोइंग की अगर अपन बात करें, पर ज्यादा प्रिफरेबल कौन सा होगा? मार्च अप्रैल। सिमिलरली ट्रांसप्लांटिंग की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसप्लांटिंग भी आप दिसंबर जनवरी में कर सकते हैं, जून जुलाई में, बट मोर प्रिफरेबल क्या है? दिसंबर जनवरी, क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात नहीं है, हम रूट को भी क्यों डिस्टर्ब करें, रूटिंग सिस्टम भी डिस्टर्ब नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी रिड्यूस होता है, क्योंकि बेयर रूटेड ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। तीसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, एक और चीज, कि आपको एक्लेमेटाइज करने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है नेक्स्ट स्ट्रेस कंडीशन आने से पहले। तो ट्रांसप्लांटिंग में भी बेनिफिट ट्रांसप्लांटिंग में दिसंबर जनवरी, प्लांटिंग या सीड सोइंग के लिए मार्च अप्रैल। क्लियर है यहां तक? यस सर। Yes, sir. तीसरा आता है प्रोपगेशन। प्रोपगेशन यानी कि प्रोपगेशन में एक प्रोपगेशन तो हो गया सीड, मार्च अप्रैल आ गया। दूसरा आपका क्या कर सकते हो भाई, ग्राफ्टिंग करना है, बडिंग करना है, इसके लिए कौन सा सुटेबल होगा? तो यहाँ पे भी आप मार्च अप्रैल को ही सुटेबल मारोगे। नो डाउट आप जून जुलाई में भी करोगे, नमी भरपूर मिलेगा, सक्सेसफुल होगा, पर वो ग्राफ्ट अभी पूरा एनर्जी जून जुलाई में अपने आप को कनेक्शन बनाने में लगाएगा, तो फोटोसिंथेसिस कब करेगा, ठंड को कैसे झेलेगा वो? मार्च अप्रैल में करोगे, 1 से 2 महीने में सक्सेसफुल होगा, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करेगा, और वहां आते तक अच्छे से एक्लेमेटाइज हो जाए रहेगा। तो मार्च अप्रैल बेस्ट होता है। और दिसंबर जनवरी में आप ग्राफ्टिंग करोगे तो डोरमेंसी में क्या उसका कैम्बियम जुड़ेगा क्या? ग्रोथ ही नहीं हो रहा तो जुड़ेगा ही नहीं, तो वहां पे करने का कोई मतलब नहीं है। और इससे आगे करोगे तो टाइम कम मिलेगा एक्लेमेटाइज होने के लिए। तो ग्राफ्टिंग बडिंग के लिए बेस्ट टाइम है मार्च अप्रैल, सीड सोइंग के लिए मार्च अप्रैल, ट्रांसप्लांटिंग के लिए दिसंबर जून। सबके अपने कारण है, ये तो ऑलरेडी आप लोग वैसे भी डिस्कस कर चुके हो, ठीक है? तो ये चीज समझ में आई? यस सर। Yes, sir. तो प्लांटिंग टाइम क्लियर है, और ये सारे क्रॉप में फॉलो होगा ना, तो इसको अच्छे से समझिए, ठीक है? ओके। फिर नेक्स्ट आता है प्लांटिंग टाइम के बाद प्लांटिंग सिस्टम। ठीक है, कि भाई आप प्लांटिंग सिस्टम कौन सा यूज करोगे? तो फॉर एग्जांपल अगर आप फ्लैट लैंड में हो, ऐसा जमीन जो एकदम फ्लैट है, तो वहां पे आप आराम से स्क्वायर सिस्टम यूज करिए या फिर हेक्सागोनल सिस्टम का उपयोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा पॉपुलेशन चाहिए तो हेक्सागोनल या फिर स्क्वायर सिस्टम नॉर्मली। लेकिन अगर जमीन स्लोपी है तो आप वहां पे किसकी ओर जाओगे?
कंटूर सिस्टम की ओर जाओगे। कब अपन जो है कंटूर सिस्टम यूज करते हैं, जब कितना हो जाए, मोर देन 10% स्लोप हो जाए, तब हम कंटूर सिस्टम की ओर जाते हैं। कब तक? अप टू 16% टू 20% स्लोप तक। जब तक 20% या 16% तक स्लोप है, 10 से 16, ये मान के चलिए 10 से 20% स्लोप तक हम किसका उपयोग करते हैं? कंटूर सिस्टम। कंटूर मतलब ऐसा सिस्टम, देखियो ना, ऐसे 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 करके होता है। लेकिन जहां स्लोप मोर देन 20% हो जाए तो आप किसकी ओर जाओगे? टेरेस कल्टीवेशन की ओर। सीढ़ी नुमा खेती होती है ना, क्योंकि स्लोप या जो ढलान है वो अब और सीधी होती जा रही है, तो वहां पे आप किसकी ओर जाओगे? टेरेस कल्टीवेशन की ओर जाओगे। समझ में आ रहा प्लांटिंग का सिस्टम? स्लोपी लैंड में कैसा होगा, फ्लैट लैंड में कैसा होगा, क्लियर है? यस सर। तीसरा, मान के चलिए आपको हाई डेंसिटी प्लांटिंग मेंटेन करना है, या आप चाहते हो कि मैं मैकेनिकल कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग की ओर जाऊं, तो उस केस में आप क्या चाहोगे कि भाई मैकेनिकल हार्वेस्टिंग है, मतलब 2 रो के बीच में इतना जगह हो कि मेरा ट्रैक्टर घुस जाए, लेकिन मेरी उसके लिए चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा, तो प्लांटिंग डेंसिटी को कम नहीं करना है आपको, तो आप किसकी ओर जाओगे? हेज रो सिस्टम। याद है हमने हेज रो सिस्टम पढ़ा था कि प्लांट टू प्लांट की दूरी रो टू रो की दूरी से हाफ या 1/3 होता है, याद है? तो वहां पे हम क्या करते हैं, 1 से 1.5 मीटर प्लांट टू प्लांट की दूरी रखते हैं, और 3 to 4.5 मीटर क्या रख लेते हैं? रो टू रो दूरी। रो टू रो दूरी और प्लांट टू प्लांट की दूरी। तो इसमें क्या होता है, प्लांट डेंसिटी भी हमको ज्यादा मिलती है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी हो गया, प्लस मैकेनिकल हार्वेस्टिंग के लिए जगह भी मिल जाता है बिटवीन द रो। समझ पा रहे हो इस चीज को कि नहीं समझ पा रहे? सर एक बार और बता दीजिए। देखो, प्लांटिंग सिस्टम जब अपन पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था, जब रो टू रो की दूरी, यानी कि ये दूरी, इससे हाफ दूरी प्लांट टू प्लांट की दूरी हो, यानी कि ये वाली दूरी, अगर इससे हाफ या 1/3 यूज करते हैं तो उसे हम रहेज रो प्लांटिंग सिस्टम कहते हैं। अब नॉर्मली एप्पल का प्लांटिंग होता है मान लो 5x5 में, यानी कि 10,000 डिवाइडेड बाय 25, कितना हुआ? 400 पौधे आते हैं। मुझे हाई डेंसिटी प्लांटिंग करना है, मैं क्या किया, इसकी रो टू रो की दूरी को रखा 4.5 और इसके प्लांट टू प्लांट की दूरी कर दिया 1.5। अब कैलकुलेट करो कितना आएगा प्लांट। देखो 4.5 रो टू रो दूरी और उसका 1/3 क्या है? 1.5, 1/3 हुआ, तो ये प्लांटिंग सिस्टम कौन सा हुआ? कौन सा प्लांटिंग सिस्टम हुआ जी? हेजरो। हेजरो। अब देख लो, 4.5 इंटू क्या है 4.5 इंटू 1.5 कितना हुआ? 10,000 डिवाइडेड बाय 6.75, 10,000 डिवाइडेड बाय 6.75। अब जब मैं इस पर्टिकुलर स्पेसिंग में प्लांट लगा रहा हूं तो मेरे कितने पौधे लग रहे हैं पता है? 1481। देख रहे हो, जैसे ही मैं हेजरो प्लांटिंग सिस्टम फॉलो किया, मेरे तुरंत प्लांटिंग में प्लांट डेंसिटी 400 से 1400 पहुंच गया, हाई डेंसिटी प्लांटिंग हो गई। दूसरा, यहाँ पे मेरे को इतना गैप मिल रहा है कि मैं मैकेनिकली ट्रैक्टर घुसा सकता हूँ। आप चाहो तो इसको 6/2 कर लो, आप आराम से 6/2 भी करोगे ना तो 400 की जगह 800 पौधे आएंगे और ट्रैक्टर आसानी से घुस जाएगा। समझ पा रहे हो इस चीज को? सर ये जो सिस्टम बताया आपने हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए ना ये? हाँ, हाई डेंसिटी प्लांटिंग या मैकेनिकल कल्टीवेशन या हार्वेस्टिंग के लिए आप हेजरो प्लांटिंग सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक की चीज क्लियर हुई? ठीक, Yes, sir. आप लोग का एक टॉपिक आज और पढ़ाने का था पर वो रह गया, उसके थोड़ा टाइम चाहिए, पॉलिनाइजर। तो कल हम लोग पॉलिनाइजर का टॉपिक को भी कवर करेंगे। कल पॉलिनाइजर, हार्मोन, कलर डेवलपमेंट और बैगिंग, ये 4 चीजों के ऊपर क्लास होगी। अभी ये पूरा एकदम आराम से पढ़ो, इत्मीनान से पढ़ो, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन चीजों को सही से समझो। तो कल की क्लास में हम लोग ये 4 चीजें पढ़ेंगे। कल इवनिंग में मैं तो क्लास लूंगा, बाकियों का मैं पूछ के आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? तो ये 4 टॉपिक को कल अपन डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा। कितना 7:15 को स्टार्ट हुआ था क्या क्लास? 7:20। अच्छा हाँ, 7:30 तक ही हुआ था ना। ओके ओके, रिकॉर्डिंग लेट से स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इतना आप लोग जो है
आज के लिए करिए, ठीक है, और कल के क्लास में अपन जो है फिर ये 4 चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतने को रिवाइज भी करते चलो ना साथ साथ।